कैसे आप सभी। कल हम लोगों ने जो वीडियो लेक्चर में शीत ऋतु को लेकर डिस्कस किया था, आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु को लेकर करेंगे। ठीक है, आपसे दो लेक्चर जाएगी आपकी। देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, है ना, भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। ठीक है, तो मार्च से जो मई का महीना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मार्च से मई का महीना भारत में ग्रीष्म ऋतु का होता है। इस समय ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता जो है विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। हालांकि मार्च में ढक्कन का पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब, है ना। तो अब यहाँ देखना, ये देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान वृद्धि होती है और वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और पवन का परिसंचरण जो है इस गर्त के चारों ओर से प्रारंभ होता है। तो लू और ग्रीष्म काल का एक जो है, हम बोल सकते हैं लू जिसे हम लोग लहर बोलते हैं गर्मी के दिन में, एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भारी कर्ण शुष्क पवनें होती हैं, धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है ना। तो कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। तो उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, और ये आंधियां स्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं, है ना, तथा हम अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। तो इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। तो बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी प्रायः कहा जाता है। तो अगला जो है वो है वर्षा ऋतु यानी मानसून का आगमन। देखिए, जून के प्रारंभ में यानी 1 से 10 तारीख के बीच में जून में जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, तो उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है, इधर वाली जो ट्रेंड विंड्स है ना। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक, अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, यानी इधर इधर वाले समुद्र में होती है, नीचे वाले में, ठीक है, और इधर से उत्पन्न होती है और इधर से जाती है ऐसे करके। ठीक है, चूंकि ये पवनें हम बोल सकते हैं कि गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती हैं। ठीक है, तो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो मौसम की अगर हम बात करें, प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। हालांकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं और इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मानसीन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है और मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है कि वर्षा में विराम। तो इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरों शब्दों में अगर आप बात करें तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं और मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। और जब मानसून के गर्त का अक्ष जो हम बोल सकते हैं मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है ना। तो दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। तब हिमालय के नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, है ना, जिसके कारण जान और माल दोनों की जो है
भारी क्षति भी होती है। तो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है, मुख्य स्थलीय भाग का को पार कर जाता है, और यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है ना। तो मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। तो शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों के तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है ना। तो अभी क्या है कि इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है ना। तो इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। लेकिन एक चीज़ और है कि मानसीन विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता और थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। मानसीन विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और स्टेलेगमाइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण, मैं मानसून वापसी की बात कर रहा हूँ जिसे परिवर्तनीय मौसम कहा जाता है, इसमें होता क्या है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त, या फिर आप बोल सकते हैं निम्न दाब वाला गर्त, उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान में हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित का काल होता है और मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल भी आर्द्र होता है और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। इसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में अगर हम बात करें तो विशेषकर उत्तरी भाग में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल के खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है ना। अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी इधर उत्पन्न होता है। तो ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक या फिर भारी वर्षा होती है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम बोल सकते हैं कि खासकर विनाशकारी ही होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमें समझना है, जो हमारे लिए जो पिक्चर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। पिक्चर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ, देखिए अभी क्या है कि हमें देखना है कि अभी जैसे एक न्यूज़ भी आया था, आपने देखा भी होगा कि हालांकि काफ़ी विनाशकारी मैंने बताया कि विनाशकारी होता है। ये काफ़ी लगता है कि 2018 में आया था जनवरी के आसपास, कि अर्ली समर का हिंट उसी समय मिल गया था। 2017 या 16 की बात है, 18 में नहीं। और उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है भारी बारिश भी हुई थी। तो गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति भी हो जाती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। तो कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। और वर्षा का वितरण का अगर आप बात करिएगा तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा का मात्रा कम क्यों होती है, एक क्वेश्चन है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है, मतलब हम बोल सकते हैं। और देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। तो हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। और वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसके कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों की वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। इसलिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आ जाती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है।
तो मानसून का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि भाई हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों वर्ष समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। तो इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान के दिशा में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका आसमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। तो संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि के प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियां तो जो इन जल को संवहन करती, उन्हें भी एक नदी घाटी का इकाई का नाम दिया जाता है ना। तो इस प्रकार हमने इस बारे में डिस्कस किया। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर। नीचे दिए कुछ मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, मानसिन, राम, चेरापूंजी, गुवाहाटी। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, या ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, या ठंडा दिन एवं गर्म रातें। आपके पास ऑप्शन है, उसको ढूंढिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।